प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दोनों देशों को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्ट और एक मेगा पावर प्लांट का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नई ऊंचाइयां छू रहे हैं भारत बांग्लादेश के संबंध। मिजोरम में आज राजनाथ सिंह और छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज उतरेगी शिवराज प्रहलाद समेत अन्य स्टार प्रचारकों की फौज। कमलनाथ ने भी झोंकी ताकत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर। भारत श्रीलंका व्यापार सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री आज शाम एशियाई पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। भारत ने 29 स्वर्ण सहित जीते हैं कुल 111 पदक। और आईसीसी विश्व कप में सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत करने उतरेगी न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका की टीम। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज भारत की सहायता से तैयार 3 विकास परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से उद्घाटन उन्होंने किया। 3 परियोजनाओं में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपरथर्मल बिजली संयंत्र की इकाई 2 शामिल है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपयों की अनुदान सहायता के तहत तैयार की गई है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी दोहरी गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कहा कि हमारे संबंध लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जो काम किए हैं वो इससे पहले के दशकों में भी नहीं हुए थे। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी पहल कोविड-19 महामारी के दौरान एक जीवन रेखा साबित हुई है। हमारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स ने कोविड महामारी के दौरान लाइफलाइन का काम किया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 4000 टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भारत से बांग्लादेश पहुंचाई। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा को बल मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास भागीदार होने पर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
हमारे आपसी सहयोग से बांग्लादेश की एनर्जी सिक्योरिटी को बल मिला है। ऊर्जा के क्षेत्र में बांग्लादेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। यही नहीं, इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। I'm extremely happy to join Prime Minister Sri Narendra Modi today to inaugurate 3 projects: Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Moitri Super Thermal Power Plant Project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries. भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली की 4 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। डॉक्टर एस जयशंकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। वहीं इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने लिस्बन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष जोआओ क्रेविन्हो से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि निरंतर राजनीतिक आदान प्रदान और भारतीय यूरोपीय संघ संबंधों के लिए पुर्तगाल के समर्थन की हम सराहना करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे बदलाव साझेदारी को और ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही डिजिटल डोमेन पर सहयोग और पश्चिम एशिया, यूक्रेन, मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में डॉक्टर एस जयशंकर कल से इटली की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के साथ बैठक करेंगे। और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 2 से 7 नवंबर तक दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे और इक्वाडोर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। मीनाक्षी लेखी दोनों देशों में रह रहे भारतीयों के साथ भी बातचीत करेंगी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। और आइए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो कि चुनावी राज्यों से हैं, हमारे खास सेगमेंट जनादेश के जरिए। चुनाव के ऐन मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिजोरम दौरा है। आज वो भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 7 नवंबर को मिजोरम में चुनाव है और उससे पहले भाजपा समेत तमाम दलों के नेताओं ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है।
और छत्तीसगढ़ में चुनावी अभियान तेज हो गया है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ जाएंगे, जो सुकमा के कोंटा और महासमुंद में आम सभा वहां पर वो करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 सीटों पर मतदान होंगे। फिलहाल सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। वहीं मध्य प्रदेश के महासंग्राम की बात करें तो आज भी यहां दिग्गज चेहरे और स्टार प्रचारकों की फौज चुनावी रण में देखने को मिलेगी। मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सत्ता में लौटने की चाहत के लिए ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी विधानसभा के महेंद्रवानी और फिर दोपहर बाद सिवनी के घनसौर में स्थानीय कार्यक्रमों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर के बीना विधानसभा के भानगढ़ में सभा करेंगे। खुरई और बंडा विधानसभा के ग्राम शाहगढ़ में बैठकें लेंगे। विदिशा के सिरोंज विधानसभा में भी रैली का आज का कार्यक्रम है। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति भी आज निवाड़ी और जतारा में रैली करेंगी। बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ और उनके साथ तमाम बड़े नेता चुनावी समर में तैनात हैं। कमलनाथ आज नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे और करेली समेत कई इलाकों में रैली करेंगे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। दरअसल यहां मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ चुकी है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट यार्ड में श्रमिक संघ ने आज एक दिन के लिए बाजार बंद करने का आह्वान किया है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल मामले को लेकर पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए बाजार को बंद किया गया है। मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद 2016 से 2018 के बीच कई दौर में आंदोलन हुए। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया, लेकिन जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और मई 2021 में कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर रोक लगा दी। और मन की बात कार्यक्रम के साथ साथ कई मंचों से प्रधानमंत्री ने वेस्ट टू वेल्थ का नारा दिया है। कबाड़ से कला के कई उदाहरण इन दिनों हमें देखने को मिलते हैं। विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में वेस्ट टू आर्ट स्क्रैप टू स्कल्पचर प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सर्वोत्तम रचनात्मक पहलों को प्रदर्शित किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों को हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, उसी कबाड़ और स्क्रैप का इस्तेमाल कर इतनी खूबसूरत कलाकृतियों को बनाया गया है। विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के सर्वोत्तम रचनात्मक पहलों को प्रदर्शित किया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। भारत सरकार के विशेष अभियान 3.0 जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय ने ललित कला एकेडमी में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसका शीर्षक है वेस्ट टू आर्ट एंड स्क्रैप टू स्कल्पचर। इस में सांस्कृतिक मंत्रालय के सभी संगठनों ने अपनी रचनात्मक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। जो दिल्ली स्थित संगठन है और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हैं जैसे NEZCC, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें आयोजन किया है और अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। अपशिष्ट धातुओं के कबाड़ से बनी इन खूबसूरत कलाकृतियों को इस प्रदर्शनी में स्थापित किया गया है। देश भर से जुटे कलाकारों ने कबाड़ को इतना खूबसूरत स्वरूप दिया है, उसे देखते ही लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं। इन कलाकृतियों में फोम के टुकड़े, लोहे की छड़ें,
शीशे के टुकड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, धातु की प्लेटें, तार, जाल, रिम चेन, बेरिंग बॉल और अन्य कबाड़ सामग्री का उपयोग किया है। हमारा जो प्रोग्राम है वेस्ट टू आर्ट, मिनिस्टर ऑफ कल्चर और ललित कला एंड NAGC, इसी की वजह से हम एक आर्टिस्ट स्टूडेंट को साथ लेके हमारा इंडिया में ऐसा एक कैंपेन है वेस्ट में ट्रेंड को आर्टिस्टिक और डेकोरेटिव फॉर्म में आने के लिए। ये प्रोग्राम में हमारा नॉर्थ ईस्ट का NAGC का एक कैंप किया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति समय समय पर गांधी जी के विचारों को समाज में, देश में आगे तक फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करती रहती है। इसी के तहत अभी कुछ समय पहले एक आर्ट टू वेस्ट एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था गांधी दर्शन राजघाट में। उसी के तहत जो कुछ बच्चे कुछ यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आए थे, उन्होंने जो हमारे बेकार वेस्ट मटेरियल के थैले थे उन पर अलग अलग पेंटिंग की। प्रधानमंत्री का नारा है रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल। उस पहल को चरितार्थ करती ये प्रदर्शनी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कांच के टूटे हुए टुकड़ों से, छोटी छोटी बची हुई रस्सी से और खाने पीने के रैपर से इतनी खूबसूरत कलाकृति क्या बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। वेस्ट टू आर्ट ये प्रदर्शनी आपको भी प्रेरित करेगी, आपके अंदर के कलाकार को ज़रूर झंझोरेगी कि आप भी अपने घर की बेकार पड़ी चीज़ों को एक बेहद सुंदर कलाकृति में ढाल सकते हैं। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। तो कबाड़ से कला के बहुत सुंदर स्वरूप को संस्कृति मंत्रालय के जरिए प्रदर्शित किया गया। और इसी के साथ ही समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए DD न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्रीलंका सरकार द्वारा आयोजित NAAM 200 सम्मेलन को संबोधित करेंगी। समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री कोलंबो में संपर्क विस्तार, समृद्धि के लिए साझेदारी विषय पर भारत श्रीलंका व्यापार सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री श्रीलंका के नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगी। ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता के लिए वित्त मंत्री की उपस्थिति में श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के सौर विद्युतीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस ज्ञापन के तहत परियोजनाओं के लिए भारत 82 करोड़ 40 लाख रुपए आवंटित करेगा। और आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। ये त्योहार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मनाया जाता है। करवा चौथ पर्व को लेकर बाजार में श्रृंगार की सामग्री से जुड़े बाजार सजे हुए हैं। और पूर्वोत्तर के सबसे प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और असम के बाघ अभयारण्य प्राधिकरण ने काजीरंगा रेंज, कोहोरा और बागोरी के पश्चिमी रेंज में इसका आनंद लिया जा सकेगा। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की चेतावनी के कारण मई से अक्टूबर तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को बंद कर दिया गया था, जिसे 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। और इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी
ने जबालिया के शिविर पर हुए हमले की पुष्टि की है। उन्होंने उस शिविर को केंद्रीय हमास का गढ़ बताया है। इसी के साथ ही इजरायली सेना ने तटीय क्षेत्र पर शासन करने वाले हमास पर लड़ाकों, कमांडर्स और हथियारों को रखने के लिए नागरिक इमारतों का उपयोग करने का आरोप भी लगाया। हालांकि हमास इन आरोपों से इनकार करता रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कम से कम 50 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की आशंका जताई है। वहीं इजरायल में अमेरिका के नए राजदूत पूर्व ट्रेजरी सचिव जैक लियू होंगे। सीनेट ने मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी की आपत्तियों के बावजूद लियू के नाम को अपना समर्थन दिया। जैक लियू के पक्ष में 53 में से 43 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स सीनेटर्स ने लियू का समर्थन किया, जबकि रिपब्लिकन सीनेटर्स ने उनका विरोध किया। लियू को राजदूत बनाने के लिए 100 सदस्यीय सीनेट में केवल साधारण बहुमत की जरूरत थी। बता दें कि 7 अक्टूबर को गाजा पर ईरान समर्थित हमास आतंकियों के हमले के बाद से डेमोक्रेट्स सीनेटर्स इजरायल में दूतावास में रिक्त पद को शीघ्र भरने पर जोर दे रहे थे। और इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिका यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र में 300 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। यह क्षेत्र मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यह जानकारी पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने दी है। पैट्रिक राइडर ने बताया है कि ये सैनिक क्षेत्र में पहले से मौजूद सैनिकों की सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये सैनिक इजरायल नहीं जाएंगे। इनका उद्देश्य अमेरिकी बल सुरक्षा क्षमताओं को और बढ़ाना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा निगरानी वाले क्षेत्र में 20 देश शामिल हैं। इन देशों में इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब प्रायद्वीप और उत्तरी लाल सागर के देश और मध्य एशिया के 5 गणराज्य शामिल हैं। राइडर ने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय लॉर्ड ऑस्ट्रीन ने सीनेट की गवाही में अपनी टिप्पणी के दौरान बताया कि अमेरिका इजरायल को मदद करना जारी रखेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री एशियाई पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देने और भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम में एथलीटों को संबोधित करेंगे। भारत ने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते। पदकों की यह कुल संख्या 2018 में किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% अधिक है। इस कार्यक्रम में संबंधित खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति और भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारीगण, राष्ट्रीय खेल महासंघ के प्रतिनिधिगण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारीगण भाग लेंगे। आईसीसी विश्व कप में आज अंक तालिका के शीर्ष 3 में शामिल 2 टीम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका को पिछले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अफ्रीकी टीम जहां अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए उतरेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश हार से उबरकर वापस जीत के लय को हासिल करने की होगी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 71 वनडे मैच खेले गए हैं। अफ्रीका ने 41 मैच जीते हैं, जबकि कीवी टीम ने 25 मुकाबलों में जीत हासिल की है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी थमता नहीं है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। देख रहे हैं। मैं